हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। मैं आपको बता चुका हूं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दो प्रकार से निकालते हैं। एक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक ऐसी कंडीशन भी है, अभी आगे इसके अनुप्रयोग में चर्चा करेंगे, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसे हम गॉस का नियम भी कह सकते हैं, गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ध्यान रखिए, गॉस के नियम के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं और गॉस की प्रमेय के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, गॉस की प्रमेय को समझने के लिए इससे पहले मैंने दो टॉपिक आपको बताए हुए हैं। एक तो है सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण, और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इन दोनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मैंने आपको बताया फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें एक श्रृंखला है जिसे हम चैन कहते हैं। पिछला जो टॉपिक है उस टॉपिक से अगला टॉपिक कहीं ना कहीं पर कनेक्ट अवश्य होता है, जुड़ा हुआ अवश्य होता है। सॉलिड एंगल है, वैद्युत फ्लक्स है, या इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट के द्वारा भी आप उनकी वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं गॉस की प्रमेय क्या है। आप जानते हैं कोई आवेश है, आवेश के आसपास क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो करते क्या है, हम उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर या बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। तो उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं या मान लेते हैं। उसमें एक सूक्ष्म अवयव हम लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं उस पृष्ठ का, और उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान को हम निकालते हैं। और वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालने के बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेते हैं। तो ये गॉस की जो प्रमेय है, इसका देखिए सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, बोर्ड पर आ रहा हूँ, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। गॉस की प्रमेय में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित परिबद्ध का मतलब वो आवेश किसी पृष्ठ से क्या हुआ, घिरा हुआ है, बाउंडेड है। आवेश स्मॉल q का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 या एप्सिलॉन जो नॉट है, आप जानते हैं क्या होता है, ये निर्वाती वैद्युतशीलता है। तो जितना आवेश उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ होगा उसकी हम 1/ε0, जिसे हम निर्वाती वैद्युतशीलता भी कहते हैं, अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हमने यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्या स्मॉल q, जनरली हम आवेश को क्या लेते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत का मतलब है निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई बराबर हो जाएगा q/ε0, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आप आगे देखिए, लेकिन बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जैसा मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। क्लोज इंटीग्रल जब आता है, आप सीधे समझ लें, मैं आपको बता दूं, जैसे ये बॉल है, बॉल के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश क्या है, एक प्रकार से बंद पृष्ठ के अंदर है, तो क्लोज इंटीग्रल है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे आपका जो क्लोज इंटीग्रल है उसे हम यूज करते हैं। तो ये आया फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब क्या हुआ, ये फाई का मान आ गया यहां से, ठीक है नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वहां से आ गया, और ये फाई का मान आ गया हमारी जो गॉस की प्रमेय है उसकी स्टेटमेंट से।
तो हमने बराबर कर दिए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए और क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युशीलता है। अब ये हमारा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले हमने इस पर जो चित्र बनाया हुआ है उसे आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर रखा हुआ कोई आवेश है प्लस क्यू, और ये जो आवेश है ये बंद पृष्ठ के, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंद आकृति है उसके अंदर उपस्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। जैसा अभी मैंने आपको बॉल में बताया, आप ये माने इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ, इस प्रकार की कंडीशन है। ये अनियमित आकृति भी हो सकती है, घन की आकृति हो सकती है, गोले की आकृति हो सकती है। इस पूरे का क्षेत्रफल हमने ध्यान से देखिए क्या मान लिया, कैपिटल ए। अब हमें इस पर एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पर हमें ये निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है, हमने क्या किया, पूरे भाग में से, पूरा जो पृष्ठ है उस भाग में से हमने एक छोटा सा भाग कंसीडर कर लिया, एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल का कंसीडर कर लिया, जिसका मान हमने मान लिया डी। अगर हम पूरे क्षेत्रफल को ए माने तो उसका जो क्षेत्रफल अवयव लेंगे वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी जो क्षेत्रफल हमने लिया है, क्षेत्रफल अवयव लिया है, उसके अंदर जो पॉइंट है पी, उसकी जो डिस्टेंस है वो से वो कितनी है, स्मॉल आर है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई, ये इस डायरेक्शन में है, और जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है नहीं, यानी इस अवयव पर जो एक प्रकार से अवलंब है डीए वेक्टर, ये क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, और इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या है, थीटा। तो ये चित्र आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, हल कर रहा हूं, इसे एक्सप्लेन करने के बाद। और घन कोण जो मैंने बताया सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का इसमें कॉन्सेप्ट को हम प्रयोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। तब आप देखिए, अब जैसा मैंने आपको चित्र में समझाया, बोलेगा वो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। 100% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले भी लिखता हूं और कोशिश करता हूं साफ राइटिंग में लिखें, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब देखिए प्रूफ पर आ रहे हैं। इस पर माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। इस पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P, ये बिंदु P है, के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, डी होगा, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर है। माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल E है। तब क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसा मैंने चित्र में आपको समझाया था वही मैंने प्रूफ के रूप में जो उसका व्याख्या करनी है उसमें लिख दिया। नोट्स जब आप लिखेंगे कहीं से, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं, एक बार इसका नोट्स बना के आप कंपेयर करके देखिएगा, आप ये महसूस करेंगे कि नोट्स बेहतर ही होंगे, अच्छे तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। और मैं समझाने का भी आपको प्रयास कर रहा हूं, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं अगर ध्यान दें। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, लेकिन यहां पर सूक्ष्म अवयव की वजह से क्या हो जाए, डी फाई, और ये हो जाए ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए कैसे होगा, मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स जहां पर हमने आपको बताया है, वैद्युत फ्लक्स में देखिए फाई का मान क्या होता है, फाई का मान ई डॉट डी ए होता है। इसे हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये स्केलर गुणन है, 11वीं क्लास में आपका पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिएगा, जहां थीटा डीए तथा ई के बीच का क्या है, डीए तथा ई के बीच का एंगल है या कोण है। अब उसके बाद आप देखिए, हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसी चैप्टर में एक आया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना।
तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम निकालते हैं तो मैंने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तब ये वाली जो E की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वाली E की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर रहती 1/4πε0 Q/r²। ये E की वैल्यू है dA cos थीटा। जहां अब आप देखिए dA cos थीटा अपॉन r² है, dA cos थीटा अपॉन r²। इसे हम क्या कहते हैं, ये d ओमेगा होता है, इसे हम घन कोण कहते हैं। घन कोण वाले टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैसे तो जनरली जब हम लेते हैं तो जो घन कोण होता है वो मतलब क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन किस कंडीशन में ये cos थीटा कंपोनेंट में आ जाएगा, किस प्रकार से आ जाएगा, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आप पिछले वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं इसे। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन r² है, जो dA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। ये जो dA cos थीटा अपॉन r² है, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया इसके द्वारा, जैसे हमने बताया ना ये क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा ऊपर अंतरित होने वाले घन का कोण का मान है वो क्या है, वो डी ओमेगा है। मैंने लिया dA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। अब आप देखिए d फाई 1/4πε0 ये Q हो गया, और dA cos थीटा अपॉन r² की जगह पे क्या रख दिया हमने, डी ओमेगा रख दिया। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये तो हमने बताया ना, एक छोटा सा भाग लिया, सूक्ष्म अवयव लिया, उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाला। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताएं तो ये फाई डी फाई की बजाय क्या हो जाए, संपूर्ण के लिए जब हम लेंगे, टोटल के लिए लेंगे तो ये फाई हो जाए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। क्या हो जाए, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब आप देखिए ये वाला जो मान है, ये वाला हमने मान रख दिया, तो ये वाला मान क्या हो जाए, यहां से देखिए ये तो फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा Q/4πε0 और Q/4πε0, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाए, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, डी ओमेगा का होगा। तो इसका डी ओमेगा का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये पूरे भाग के द्वारा इस पर अंतरित होने वाला जो घन कोण होगा, ठीक है, पूरे भाग के द्वारा अंतरित होने वाला जो घन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो घन कोण हो जाएगा 4π। ये 4π स्टेरेडियन होता है। तो लेकिन ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4π हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है। तो हमने यहाँ की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ की जगह पे रख दिया 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया, फाई बराबर आ गया Q/ε0। और यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो टॉपिक है वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ साथ हमें इसमें पहले वाले जो टॉपिक है उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे घन कोण होता है, घन कोण के साथ साथ क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स और घन कोण दोनों की आवश्यकता पड़ती है मैं गॉस की प्रमेय में। और यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, अनुप्रयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई केसेज में निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, एक कंडीशन होती थी जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे इसी चैप्टर में, उसमें हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते थे। वहां पर जो आवेश था वो कैसा था, बिंदु आवेश था। बिंदु आवेश के लिए हम कूलाम का नियम लगाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जब हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो एक प्रकार से आकृति है, वो कैसी हो सकती है, परिमित। एक प्रकार से उसका आकार भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने हैं तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, आप लास्ट तक का वीडियो देखिए, आपको ये जो टॉपिक है वो 100% समझ में आ जाएगा
क्योंकि मैंने समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से कुछ ऐसे हम वस्तुओं का भी प्रयोग कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कोई वायर है, ये तार है, और इस तार पर कैसा है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से आप मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने ग्रीन से आपको दिखाई, ये पॉइंट है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट को हम चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। और बेलनाकार जब गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर हमने बताया किसी पॉइंट को हम मानते हैं, और उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, जब इस पर तार पर आवेश है, आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जब गुजरती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकाल लेते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स के मान को जब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो फार्मूला होता है वैद्युत, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये जो फार्मूला होता है आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है E डॉट डी, वैद्युत फ्लक्स निकालने का। ई डी ए कॉस थीटा होता है। आप देखिए जो थीटा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गॉस की प्रमेय भी में हम बता चुके हैं, आपको वैद्युत फ्लक्स में भी बता दें, थीटा को याद रखना बेहद आवश्यक है। थीटा क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और पृष्ठ पर खींचा गया जो अविलंब है उसकी दिशा होती है। तो यहां पर आप देखिए, ऐसे भी हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर है उनके बीच बनने वाला क्या है, कोण है, जिसे हम थीटा कहते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन। मान लीजिए ये आपका है वायर, अनंत लंबाई का धनावेशित क्या है, तार है, और इस तार के चारों ओर हमने ये वाला लिया है गॉसियन पृष्ठ, ये वाला गॉसियन पृष्ठ लिया है। अब इस गॉसियन पृष्ठ को हमने जब लिया है तो ये तार है, यहां पर मान लीजिए ये तार अंदर से जा रहा है, ये जो तार है यहां पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमने बताया था इससे होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। अगर भाई आपको हम आगे बताएंगे और केसेस जैसे आते हैं जिसमें हम गोलाकार गॉसियन पृष्ठ भी लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं वक्रीय पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं, वक्रीय पृष्ठ की। तो वक्रीय पृष्ठ में आप देख रहे हैं इसी पॉइंट पर जिसे हमने लिया है ग्रीन, इस पॉइंट को हम मानना चाहे तो P मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट के लिए आप देखिए, ये तो हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हमारे पास जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा होगी, जैसा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। हमने वक्रीय पार्ट को समझाने के लिए इसे 1 लिख दिया है, और अभी जो समतल आएंगे, इसके समतल भाग आएंगे इधर वाले, इसके लिए हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में होने के कारण एंगल कितना होगा, 0 होगा। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा।
तो यहां पर आप देखिए हम बात कर रहे हैं इधर वाले 1 नंबर की, थोड़ा देख लें फिर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आ जाएगा EDA cos 0। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या गया EDA। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं, फाई डबल डैश मान लिया होगा, तो यही फिर EDA cos थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अब हम इस समय जो बात कर रहे हैं, इस समय हम जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं समतल पृष्ठ की। इसके 2 समतल पृष्ठ हैं, ये 2 समतल पृष्ठ हैं। ध्यान दीजिए ये तो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस पर खींचा गया जो अवलंब है उस अवलंब की दिशा कौन सी है, ये है। तो इनके बीच आप देख रहे हैं E और DA के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है 90 है। कितना 90 है, 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0, और cos 90 का मान 0 होने की वजह से आप समझ रहे हैं ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इस वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला तो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा, और ये वाला जो समतल पृष्ठ ये वाला है और ये वाला समतल पृष्ठ है, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, और थीटा का मान 90 हो जाने के कारण इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 90 होने की वजह से। देखिए क्यों हो गया, हम इसके आधार पर आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर हम क्या लगा देंगे EDA cos 90 और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब आप देखिए जैसा मैंने लिखा है, मैंने आपको बेटा बताया है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं, और वो नोट्स बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के नोट्स आपके बन जाएंगे और आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैंने जिस प्रकार से लिखा है उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम केवल ऐसा ही नहीं, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं हमेशा सर क्या थ्योरी भी लिखनी है, कमाल की बात है थ्योरी लिखनी है, ये कैसे, क्या केवल आप डायरेक्ट लिख दें, कभी आपके पास भोजन आए थाली में तो उसमें सब्जियां भी होती हैं, सलाद भी है ना, और रोटियां भी हैं, कभी आप पूछते हैं कि क्या केवल रोटियां ही खानी है, या कभी आप ये पूछते हैं क्या केवल सब्जी ही खानी है, ऐसा नहीं, आप थ्योरी भी लिखेंगे। जैसे आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक गुरुमंत्र बता रहा हूँ, आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है उसके 99 मार्क्स हैं यूपी बोर्ड में, जो अपने आप में एक क्या रिकॉर्ड है। आप किसी टीचर के सामने कॉपी जाए तो कॉपी में इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि जैसे आप उस टीचर को समझा रहे हैं, स्टेप बाय, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना हो, लेकिन जो भी स्टेप है थ्योरी के साथ साथ जो एक प्रकार से सिंबल्स आ रहे हैं, नोटेशंस आ रहे हैं, उन सबको आप बताते हुए चलें। आप ऐसे आंसर दें जैसे आप टीचर को पढ़ा रहे हैं, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखिए अब हम पूरा जो लिखा हुआ है उस पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। माना अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, ये दिक्कत। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, P है, और P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने जैसे आपको बताया था P पॉइंट से होकर गुजरने वाला भी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, एक बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल l लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये काल्पनिक होता है, जिसकी हम केवल क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इसी गॉसियन पृष्ठ के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा लिख दूं आपको, और इस पर यहां पर वक्रीय पृष्ठ लिख दो। किसकी बात कर रहे हैं, वक्रीय।
ये जो वक्रीय पृष्ठ है, यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ पर लिए गए किसी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में है, तब क्षेत्रफल वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी आप देख लें, अभी हम केवल इधर की बात कर रहे हैं, ये वक्रीय पृष्ठ है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो यहां पर आप देखिए फाई ई डैश डी फाई डैश, मैंने आपको ना फाई ई है वो संपूर्ण मान है, और जहां पर डी लगा लेते हैं वो छोटे से पार्ट के लिए है। इसका पूरे का क्षेत्रफल तो क्या है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल है वक्रीय क्षेत्रफल है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कैसे भी मान लीजिए आप, ये कितना है हमारे पास ए है, लेकिन उसमें से हमने छोटा सा पार्ट क्या लिया है, उस क्षेत्रफल में से छोटा सा सूक्ष्म अवयव लिया है, वो डीए लिया है। तो ये हो जाएगा डी फाई डैश बराबर क्या होगा, ई डॉट डीए। ये वैद्युत फ्लक्स से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी मैंने आपको बताया ई डीए कॉस थीटा। और इतनी देर से मैं आपको बता रहा था, फिर से आप देख लें, ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वक्रीय पृष्ठ पर, और ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर और ई के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, सिमिलर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो हो गया, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो डी फाई डैश बराबर आ गया ई डॉट डी। अब आप इसके बाद देखिए, तब संपूर्ण वक्रीय गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अलग अलग समझाने के लिए, जैसे आप कुमार मित्तल वगैरह की बुक देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया कि समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है, लेकिन मैंने इसमें एक अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई डैश बराबर क्या होगा, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट और ये हो जाएगा ई डीए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। ई डीए अगर हम लिखना चाहें एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डीए कॉस जीरो, जीरो ही तो है, तो ये हो जाएगा ई डीए, बढ़ा दिया मैंने और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब ई का मान वैल्यू कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया, किसको इंटीग्रेट करेंगे, डीए को। अब आप देखिए डीए का मतलब, जैसे मैंने बताया, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ये वाला वक्रीय, इसमें से जो छोटा सा भाग है ना पूरे क्षेत्रफल का, वो तो डीए है। तो पूरा जो वक्रीय पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा कितना होता है, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम कह देते हैं, तो ये होता है 2πr l, और l हमने जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस लिया है उसकी क्या है, लंबाई है, ये आ गया। जहां हमने लिख भी दिया, जहां इंटीग्रेशन डीए बराबर 2πrl है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। कोई भी आपको पिछली चीजें नहीं समझ में आ रही है, जैसे घनकोण में आपको दिक्कत आ रही है, हालांकि यहाँ पे घनकोण की जरूरत नहीं पड़ी है फिलहाल अभी, या मान लीजिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ रही, वैद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उन टॉपिक्स के लिंक दे दूंगा, जिससे आप उन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं, और आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर भी इस चैप्टर से संबंधित जो भी पिछले टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, अब हम आ रहे हैं, ये तो किसकी बात हो गई, ये हो गई, मैंने आपको बताया था, ये अभी हो गई ये वाला जो पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक है, वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वाले समतल सिरे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर पुनः मैं आपको बता दूं, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये बेटा जो हमने डीए अवयव माना है क्षेत्रफल का, उस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये हम कह सकते हैं डीए पर क्या है, अवलंब है, एक ही बात होती है। अब आप देखिए इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। इसके बीच का एंगल जब 90 है
तो जैसा मैंने रफ को बताया क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे तो हमने 2 लगा दिया, हालांकि 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होगा 0। तो डी फाई ई की जगह हमने क्या किया, पहले डी फाई ई करके निकाला था, फिर इंटीग्रेशन किया है। इसमें हमने पूरा फाई डबल डैश ले लिया, एक बार में टोटल ले लिया। टोटल इसलिए ले लिया, हमें यहाँ पर डी ए की जरूरत ही नहीं पड़ी, डी ए के मान की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम सीधे कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ये फाई ई बराबर क्या है, फाई डैश प्लस फाई डबल डैश। हमने ये 0 है तो ये 0 है, और ये क्या हो गया, ये आपका ई 2 पाई आर एल है, तो 0 हम इसमें जोड़ दें तो आ जाए ई बराबर 2 पाई आर एल। ये इक्वेशन नंबर 3। अब गॉस की जो प्रमेय है, जैसा कि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय में हमने स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है, फाई बराबर आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जानते हैं हम, निर्वात की वैद्युतशीलता है। गॉस की प्रमेय को भी अगर आप समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, दोनों मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फाई का। तो ये ई बराबर 2 पाई आर एल और क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0। ठीक है, ई बराबर क्यू अपॉन ये 2 पाई आर एल नीचे पहुंच गया, 2 पाई आर एल, एप्सिलॉन 0 पहले से। अब इसके बाद देखिए ये क्यू बराबर, मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था, तो रेखीय आवेश, इसका भी टॉपिक अगर आप देखना चाहें, तब ये जो आपका दिया सतत आवेश वितरण है, उसका भी लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है, अगर पूरे आवेश को हम लंबाई से क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो ये होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाए, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो हम यहाँ पर लगाना है, देखिए क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, लैम्डा एल, एल से एल कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इनटू डॉट यूनिट वेक्टर आर। मैंने आपको बताया, देखिए क्या आप देखिए कैसे ये वेक्टर फॉर्म में बदल गए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ तक ये पूरी राशि कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने जब यूनिट वेक्टर आर लिया, तो यूनिट वेक्टर आर है, चूंकि वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन होने के कारण इधर वाली क्वांटिटी भी होगी, वो कैसी हो गई, वो सदिश राशि हो जाएगी। अगर इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट 9 × 10⁹ पता होती है, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो ये 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया, और ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वही हो जाएगा, वेक्टर ई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर यूनिट वेक्टर आर। यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, ई का मान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के होता है। यानी ये जो तार है, इससे बिंदु जितना अधिक दूरी पर होगा, आर का मान जितना क्या होगा, अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी इस तार से दूर हटने पर अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा, इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये टॉपिक मैंने जो समझाया है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।